हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं मालती जोशी की लिखी हुई कहानी घर। पिंटू ने पिल्ले को इतनी बेरहमी से ज़मीन पर दे पटका कि दीपू का नन्हा सा मन करुणा से पसीज उठा। इच्छा हुई कि पिंटू को कसकर एक झापड़ लगाए, पर पिल्ले को गोद में समेटते हुए उससे बस इतना ही कहते बना, ऐसे मारा जाता है कहीं? गूंगा जानवर है बेचारा, देख लेना भगवान जी तुम्हें खूब पाप देंगे। लेकिन इतनी सी बात पर भी दोनों भाई बहन उस पर चढ़ बैठे। बड़ा आया भगवान जी का भगत, हमारा पिल्ला है, हम मारेंगे, 1000 बार मारेंगे, मार डालेंगे, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? दीपू का सारा आवेश ठंडा पड़ गया। पिल्ला कब उसके हाथ से छीनकर पारुल के पास चला गया, इसका भी उसे होश नहीं रहा। किसी अनाम दुख से सुबकता हुआ वह मम्मी के पास दौड़ गया। उनकी गोद में मुंह छुपाते हुए बोला, मम्मी हमें भी एक कुत्ता ला दीजिए ना प्लीज़। मम्मी हसबे मामूल किताब पढ़ रही थी। दीपू की गुहार उनके कानों तक पहुंची ही नहीं। खींचकर उसने किताब खींच ली। क्या है रे, क्यों तंग कर रहा है? मम्मी चीखी। पढ़ते समय कोई परेशान करे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर दिन भर ही तो पढ़ती रहती हैं। अपनी बात कोई कहे भी तो कब? कॉलेज क्या जाने लगी हैं? दीपू की तो मुसीबत हो गई है। अब बोल ना, क्या बात है? हमें एक कुत्ता चाहिए, उसने कुनमुनाते हुए अपनी फरमाइश पेश की। लक्की है तो, वह तो पिंटू का है, तो क्या सबके लिए अलग अलग कुत्ते आएंगे? वह अकेला ही तो घर भर की नाक में दम किए रहता है। लेकिन पारुल पिंटू हमें छूने भी नहीं देते, हमें तो अपने वाला चाहिए। चाहिए तो, पर रखोगे कहाँ? अपना सिर छुपाने के लिए तो ढंग की जगह नहीं, मम्मी ने भुनभुना कर कहा। दीपू ने अपने चारों ओर देखा। मम्मी ठीक ही तो कहती है, कितना छोटा सा कमरा है। वो तो दीपू की खटिया दिन भर मम्मी के पलंग के नीचे बनी रहती है, नहीं तो हिलने की भी जगह न रहे। नानी का पूजा वाला कमरा तो है, उनकी खाट और ठाकुर जी तो अब स्टोर में पहुंच गए हैं, नहीं तो शायद इसी कमरे में उनकी खुलखुल खांसी भी रात भर सुननी पड़ती। मम्मी तो फिर से अपनी पुस्तक में खो गई थी। दीपू उनकी गोद में पड़ा पड़ा सोचता रहा। फिर कुछ देर बाद ऊबकर बाहर चला आया। कंपाउंड में पिंटू के दोस्त जुड़ आए थे, शायद क्रिकेट खेलेंगे। अपमान का घाव ताज़ा था, इसलिए वह चुपचाप बरामदे में खड़ा निमंत्रण की राह देखता रहा। लेकिन पिंटू के पास ढेर से साथी थे, वह नक्कू क्यों बनने लगा? उनका खेल मज़े से शुरू हो गया। फिर वहाँ खड़े रहना दीपू को बड़ा दयनीय सा लगने लगा। वह हाल में चला आया। गोल मेज पर ढेर सारी पत्रिकाएं पड़ी थीं। उन्हें लेकर वह सोफे पर बैठ गया और तस्वीरें देखने लगा। सबका बच्चों वाला पेज उसने पढ़ डाला, कविताएं रट ली, पहेलियों के उत्तर याद कर लिए। अब कोई कुछ पूछेगा तो पिंटू और पारुल मुंह ताकते रह जाएंगे। राजा बेटा तो दीपू ही बनेगा। दीपू जी सोफे पर पैर लेकर नहीं बैठते, कितनी बार मना किया है? उसने चौंक कर देखा। मामी जी पता नहीं कब कमरे में आ गई थी, पता नहीं कब उसने पैर ऊपर कर लिए थे। अनजाने में ही हो जाता है सब। वह चुपचाप बैठा अपराधी भाव से मामी जी को देखता रहा, जो यहाँ वहाँ से कागज़ के टुकड़े बीन रही थी। मामी जी, उसने साहस बटोरते हुए कहा, पिंटू हवाई जहाज बना रहा था, यह कचरा उसी का फैलाया हुआ है। कोई भी फैलाए बेटा, डांट तो हम ही को खानी है। मामी जी ने कसैले स्वर में कहा तो उसे लगा व्यर्थ ही अपनी सफाई देता रहा वह। मामी जी को आजकल उसकी कोई भी बात अच्छी कहाँ लगती है। पहले वाला लाड़ प्यार जाने कहाँ चला गया। होता क्या है कि बच्चे चाहे लड़ाई करें चाहे शरारत, नानी जी उसका पक्ष लेती हैं और डांट पड़ती है पिंटू पर, पारुल पर। मामा जी भी अपने बच्चों को ही गुड़क देते हैं, उससे कोई कुछ नहीं कहता। इसलिए हर बार मामी जी का मुंह फूल जाता है, बच्चे भी उससे कट जाते हैं। इससे तो अच्छा है थोड़ी डांट पड़ जाया करे, तब इतना अकेला तो नहीं पड़ जाएगा वह। इससे तो सचमुच गांव में अच्छा लगता था। डांट पड़ती तो सबको एक साथ, दादाजी खुश हो जाते तो सबको एक एक चवन्नी इनाम मिलती,
तब कुल्फ़ी वाले की राह देखने में कितना मज़ा आता। दूर से उसकी साइकिल की घंटी बजती और सब दौड़ पड़ते। यहाँ तो कुल्फ़ी का नाम भी ले लो तो गजब हो जाए। गांव में सचमुच आनंद था। खूब लंबा चौड़ा घर, दूर दूर तक फैले खेत। बच्चे कहाँ समा जाते पता ही नहीं चलता। मज़े से कुएं पर नहा रहे हैं, गन्ना चूस रहे हैं, पेड़ से कच्ची अमियाँ तोड़ रहे हैं। कोई रोकता नहीं था। न दिन भर जूते मोजे पहनने की बंदिश थी, न बार बार सॉरी और थैंक यू कहने का झंझट। डाइनिंग टेबल पर करीने से बैठकर तमीज़ से खाना खाने का सिरदर्द भी नहीं था। बस जब भी भूख लगी दादी के गले में बाहें डाल दी या ताई जी की साड़ी से लिपट गए, फ़ौरन मम्मी को हुक्म हो जाता और वह चुपचाप थाली लगाकर ले आती। यहाँ तो डांटने ही लगती हैं। जाने कौन से अकाल से चला आया है, दिन भर भूख भूख ही चलाया करेगा। अब उसे बार बार भूख लगाती है तो वह क्या करे। अंग्रेजी स्कूल की समस्या नहीं होती तो वह गांव में ही बना रहता। मम्मी चाहे यहाँ चली आती, यहाँ उसे ज़रा अच्छा नहीं लगता। मम्मी सुबह कॉलेज चली जाती है, दिन भर या तो पढ़ती हैं या बुनाई लेकर बैठ जाती हैं। पापा को लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखने का काम और पाल लिया है। अब दीपू को भूख लगती है तो वह किससे कहे। मामी जी के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। नानी माँ लाड़ तो बहुत करती है पर उनसे होता हवाता कुछ नहीं, बस बैठे बैठे ऑर्डर दिया करती हैं। मम्मी ने तो जैसे किचन में न जाने की कसम ले रखी है। यह भी नहीं होता कि एक आध बार नानी की चाय ही बना दे। कभी कभार मम्मी रसोई में चली जाया करे तो दीपू की भी वहाँ पहुँच हो जाए। कितने दिन हो गए हैं उसे आटे की लोई से चिड़िया बनाए हुए। भिंडी के डंठलों से दीवार पर चित्रकारी करना भी वह जैसे भूलता जा रहा है। ताजे उबले आलू में नमक लगाकर खाने की बड़ी इच्छा होती है पर मन मार कर रह जाता है। कढ़ाई में सिकते हुए मूंगफली के दानों की सुगंध से उसके मुंह में पानी भर आता है। पिंटू उसके हिस्से के 4-6 दाने उसे पकड़ा भी जाता है पर उससे मन कहाँ भरता है। मन में तो यही लगा रहता है कि इस पिंटू के बच्चे ने ज़रूर बेईमानी की होगी। नारियल की गिरी कसने के बाद जो सफ़ेद सफ़ेद सा मीठा हिस्सा बच जाता है, घर पर हमेशा उसके ही हिस्से में आता था। पर यहाँ तो 3-3 दावेदार मौजूद हैं। उसे पिंटू की तरह झपटना भी तो नहीं आता। मम्मी का डर बना रहता है। फिर पेटू कहलाने की भी चिंता हमेशा सर पर सवार रहती है। सोफे पर पाँव रख दो तो लोग कैसे कैसे देखने लगते हैं। फिर खाने के लिए जिद करना तो बहुत बड़ी बात है। होमवर्क करते करते वहीं बिस्तर पर पसर गया था वह। थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो देखा मम्मी शीशे के सामने खड़ी जूड़ा बांध रही है। कहाँ जा रही हो मम्मी? जाना कहाँ है रे, यूं ही घूमने। हम चलें? चलो। फटाफट तैयार होकर वह बाहर आया तो देखा पिंटू और पारुल मम्मी से झूल रहे हैं। बुआ पार्क जा रही हो, हम भी चलेंगे। और बस मम्मी ने हाँ कर दी। दोनों उछलते हुए कपड़े बदलने चले गए। इतना गुस्सा आया उसे। मना क्यों नहीं कर दिया? उसने मुंह फुलाकर कहा। अरे वाह, ऐसे मना करते बनता है पगले। हमसे कुट्टी है दोनों की। दिन में 10 बार तो तुम्हारी कुट्टी होती है। अच्छा चलो, हम दोस्ती करवा देंगे। दोस्ती हो तो गई पर घूमने का सारा मज़ा किरकिरा हो गया। थोड़ी देर को मम्मी के साथ एक अलग दुनिया बसाने की सोच रहा था, सब चौपट हो गया। अब पूरे रास्ते पिंटू पटर पटर बोलता जाएगा। पारुल तो ऐसे चिपट जाएगी जैसे उसकी अपनी मम्मी हो। पार्क में मम्मी कहानी भी सुनाएंगी तो पारुल गोद में चढ़ी रहेगी। सबसे ज़्यादा मुसीबत यह है कि ये लोग साथ में होते हैं तो मम्मी कुछ भी नहीं खिलाती। घर पर तो कभी जी भरकर खा नहीं पाता दीपू। पार्क में ज़रूर थोड़ी सी जिद कर लेता है। मम्मी फिर कभी कभार ले भी देती है पर ये लोग साथ में होते हैं तो झट घर चुगली कर देते हैं। न भी करें तो अगले ही दिन किसी का गला खराब हो जाता है तो किसी का पेट। बस मामा जी फ़ौरन ताड़ जाते हैं। कल बुआ जी के साथ पिकनिक मनी होगी, क्यों? वह कहते हैं और लगे हाथ मम्मी को भी एक हल्की सी डांट पिला देते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, जरा सा कुछ हजम नहीं कर सकते। दीपू को खिलाकर देखे कोई। सच, पापा में यह बात बहुत अच्छी है। खूब खाएंगे, खूब खिलाएंगे। मम्मी टोकेंगी
तो डांट देंगे, खाने दो उसे, अपनी तरह नाजुक मिजाज मत बनाओ। अब तो पापा भी चाट पकोड़े खाने के लिए तरस गए होंगे। वहाँ तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलती होंगी। वैसे उस दिन तो मामा जी बतला रहे थे कि अब तो लंदन में भी ढेर सारे हिंदुस्तानी होटल खुल गए हैं, सब तरह का खाना मिलने लगा है। मतलब पापा वहाँ भी मज़े कर रहे होंगे। और दीपू दीपू यहाँ हिंदुस्तान में होकर भी कुछ चीज़ों के लिए तरस गया है। पार्क में गीली घास पर बैठा वह यही सब सोचता रहा और कुढ़ता रहा। पापा कब आएंगे मम्मी? रात को उसने रोज़ की तरह मम्मी की गोद में दुबकते हुए पूछा। क्या पता कब आएंगे, मैं तो इतना बोर हो गई हूँ। कहीं चलो ना मम्मी। कहाँ चलेंगे बेटा? मम्मी ने हताश स्वर में कहा। सच तो था, कहाँ जाएंगे? मौसी के यहाँ अभी पिछली छुट्टियों में ही तो होकर आए हैं। बार बार जाना क्या अच्छा लगता है? फिर ले देकर एक गांव ही रह गया है। दीपू की तो वहाँ मौज रहती है, पर मम्मी बेचारी बड़ी परेशान हो जाती हैं। कहने को इतना बड़ा घर है, पर ढंग का एक कमरा भी नहीं, न बिजली है न नल, बस गर्मी में तपते रहो। पानी तो खैर महरी लाती है, पर ढंग का बाथरूम तो हो। मम्मी हर बार अपना ट्रांजिस्टर ले जाती है, पर सुनने का समय ही नहीं मिलता। किताब तो वहाँ छूती तक नहीं, बस दिन भर ताई जी के साथ रसोई में घुसी रहती हैं या गांव की औरतों से घिरी दादी के पास बैठी रहती हैं। खूब आगे तक सिर ढके चुप चुप रहने वाली यह मम्मी कितनी अजनबी सी लगती है, कितनी बेचारी सी। नहीं, अपनी खुशी के लिए मम्मी को परेशान नहीं करेगा वह। अपने घर कब चलेंगे मम्मी? अपने घर पापा तो आ जाएं। पापा कब आएंगे? बस घूम फिर कर वही प्रश्न, पापा कब आएंगे मम्मी? आखिर पापा की वह चिट्ठी आ ही पहुंची जिसका इतनी बेसब्री से इंतजार था। कितना खुश था दीपू उस दिन, सारे घर में नाचता हुआ गा रहा था, अब तो हम अपने घर जाएंगे। मामी जी से आखिर रहा नहीं गया, पूछ ही लिया, दीपू जी यह घर किसका है फिर, तुम्हारा नहीं है? नहीं, उसने बेतकल्लुफ़ी से कहा, यह तो पिंटू लोगों का है, हमारा तो भोपाल में है। भोपाल को भूल जाओ बेटे, अब कलकत्ता की बात करो। मामा जी ने पीठ थपथपाकर कहा, पर कलकत्ता की कल्पना उसे गुदगुदाने लगी। उसके मन प्राणों में तो वही पुराना घर बसा हुआ था। पापा जी को लिवाने मामा जी के साथ दीपू और मम्मी दोनों बम्बई गए थे। हवाई जहाज़ देखने की उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हुई थी। और वहाँ तो इतने ढेर सारे हवाई जहाज़ थे, वहाँ उतने सारे लोगों में दूर ही खड़ा रहा, पापा को पहचान भी नहीं सका। पास आने पर भी कुछ देर तो संकोच में दूर ही खड़ा रहा। आखिर पापा ने ही उसे गोद में उठा लिया। कितना लंबा हो गया है रे? उन्होंने प्यार से उसे चूमते हुए कहा। वह धीरे धीरे पापा के गालों को छूकर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, पापा अपन अब घर चलेंगे ने? पापा उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाए थे, फर वाला कोट, रंगीन स्वेटर, तस्वीरों वाली रंगीन किताबें, खुशी का जैसे पूरा सामान ले आए थे। पर सबसे बड़ी खुशी थी तो बस घर जाने की, अपने घर जाने की। पापा आए तो मेहमान नवाजी का एक लंबा दौर शुरू हो गया। कभी किसी के यहाँ खाने पर जाना है तो कभी किसी के यहाँ चाय पर। 2-4 पार्टियाँ तो मामा जी ने ही दे डाली। दीपू बुरी तरह बोर हो गया था। इन लोगों को 6 साल से देखते देखते वह तंग आ चुका था। अब कोई आकर्षण बाकी नहीं था। लगता था पापा पता नहीं कितनी लंबी छुट्टी लेकर आए हैं, घर चलने का नाम ही नहीं लेते। मामा जी के यहाँ से चले तो सीधे गांव पहुँचे। वहाँ भी तो इंतज़ार हो रहा था। दादी ने पता नहीं कितनी कैसी कैसी पूजा भाग रखी थी। गांव पहुँचते ही वह खटराग शुरू हो गया। मिलने वालों का यहाँ भी तांता लगा रहा। पापा इंग्लैंड क्या हो आए, जैसे अजूबा बन गए। दादी तो उन्हें ऐसे देखती कि बस रोज़ शाम को नज़र उतारी जाती। मम्मी कोने से छिपकर हंसती रहती। राम राम करके चलने का दिन आया तो सबकी आंखें गीली हो रही थी, पर दीपू का मन बल्लियों उछल रहा था। वह अपने घर जा रहा था। वहाँ मेज पर चढ़कर हाई जंप लगाएगा,
बालकनी पर घुड़सवारी करके मम्मी को डराएगा, रेडियो के सुर में सुर मिलाकर गाएगा। ये सारे काम उसने कब से मुलतवी कर रखे हैं। पर मम्मी के साथ उस कबूतर खाने में प्रवेश करते ही उसका मन बैठने लगा। यह क्या मम्मी, यह अपना घर नहीं है। यही है बेटा, यह कलकत्ता है, यहाँ ऐसे ही छोटे से घर में रहना पड़ेगा। धत तेरी की, क्या सोचा था और क्या निकला। दूसरे ही दिन ट्रक आ गया। धीरे धीरे सामान खुलने लगा तो हर्ष और विस्मय से उसकी बाँछें खिल गई। वह हर चीज़ को सूंघता रहा। मम्मी छत पर गद्दे सुखाने लगी तो उन पर लोटपोट होता रहा। 2 साल तक बंद रहने के बाद भी उसमें एक परिचित महक बच गई थी। यह महक, यह गंध दीपू के मन में सोई यादों को तरोताज़ा कर गई। मम्मी पर भी जैसे जादू हो गया था। दिन भर बनी संवरी लेकिन गुमसुम रहने वाली मम्मी गुनगुनाती हुई काम में जुट गई थी। सलवटों पड़ी साड़ी और बिखरे बिखरे बालों में मम्मी एकदम घरेलू लग रही थी। पापा दनादन पैकिंग खोलते जा रहे थे। मम्मी सामान धो पोंछ कर जमाती जा रही थी। दीपू उन दोनों के बीच फुदकता छोटे मोटे काम कर रहा था। शाम तक किचन सही शक्ल में आ गया था। ड्राइंग रूम भी बैठने के लायक हो गया था। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पापा ने एक लंबी सी जम्हाई ली और ऐलान कर दिया कि बाकी काम कल किया जाएगा, और यह भी कि रात का खाना होटल में खाएंगे। एकदम घर में उत्सव का सा वातावरण बन गया। उसके हाथ मुंह खूब अच्छे से धुलवाकर मम्मी ने उसे नए लंदन वाले कपड़े पहना दिए और खुद नहाने चली गई। पापा वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर शेव बनाने लगे। नाइट सूट पहनकर शेव बनाते पापा उसे बड़े अपने से लगे। उनका यह रूप तो वह भूलता जा रहा था। जब से आए थे पापा बढ़िया सूट में सजे धजे ही घूम रहे थे। लोगों से धीमी धीमी आवाज़ में बात करते पापा, नानी के सामने बड़े अदब कायदे से रहने वाले पापा उसे मेहमान से ही लगे थे। गांव जाने पर सूट तो उतर गया था, पर लोग बागों से घिरे बुंदेली बोलते हुए पापा बड़ी दूर की चीज़ लगते। कभी दादी की गोद में सिर रख कर लेट जाते तो कभी ताई जी के पल्लू से हाथ पोंछने लगते। उस समय वे बिल्कुल बच्चों के से लगते। पापा तो बिल्कुल ही नहीं। सुनो, मम्मी नहाकर आ गई थी। वह गीजर ठीक से काम नहीं कर रहा, देख लूँगा अभी। गैस कंपनी को कल याद करके फ़ोन तो कर दोगे ना? यस, बाय ऑल मीन्स। दीपू के स्कूल का क्या करें? मिड सेशन के एडमिशन तो मिल जाएगा ना? देख लेंगे, ढेरों स्कूल हैं यहाँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। कहीं ना कहीं नहीं जी, अच्छा स्कूल चाहिए। अच्छा, दूध का क्या करेंगे? डेयरी वाले घर दे जाते हैं क्या? पड़ोस में पूछ लो। काम के लिए भी किसी को तलाशना होगा, कोई छोकरा या आया। ओफो, क्या यह सब काम आज की तारीख में ही तय हो जाना ज़रूरी है? पापा एकदम झल्ला पड़े। और क्या हर काम मुझे ही करना होगा? कम से कम मेहरी का इंतज़ाम तो तुम कर सकती हो। अड़ोस पड़ोस में शरीफ लोग बसते हैं, जाकर पूछ लो। मम्मी तो एकदम सुबकने ही लगी। ओफो, पापा ने बेजारी से कहा और मम्मी के पास चले आए। एक गाल पर साबुन का झाग फैला हुआ, दूसरा सफाचट। पेटीकोट ब्लाउज से ऊपर तौलिया लपेटे मम्मी शंकर जी की तरह बालों का जूड़ा बनाया हुआ। सच देखकर इतनी हंसी आई दीपू को। वह बाहर गैलरी में आकर देर तक हंसता रहा। मन इतना हल्का हो गया था। घर अब सचमुच घर बनता जा रहा था।